नमस्कार मेरे प्यारे शिष्यों। आज हम फिटर ट्रेड के उस अध्याय को समझने जा रहे हैं जिसे हम फिटर की शक्ति और पहचान कह सकते हैं। इस अध्याय का नाम है सामान्य हस्त औजार यानी हैंड टूल्स। एक फिटर के हाथ में जब ये औजार होते हैं तभी वह बेजान लोहे को आकार दे पाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन औजारों को चलाना सीखें, इस अध्याय के कुछ बेहद जरूरी और कड़े नियमों को अपनी डायरी में नोट कर लें। पहला नियम, हस्त औजारों का उपयोग कभी भी बिना हैंडल के न करें, खासकर रेती और छेनी का। दूसरा नियम, हमेशा सही काम के लिए सही साइज के औजार का ही चुनाव करें। जबरदस्ती किया गया काम औजार और जॉब दोनों को खराब कर देता है। तीसरा नियम, कभी भी चिकने या तेल लगे हाथों से औजार न पकड़ें क्योंकि वे फिसलकर चोट पहुंचा सकते हैं। और चौथा सबसे अहम नियम, औजारों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें साफ करके उनके निश्चित स्थान पर ही रखें। उन्हें इधर उधर बिखेरना अनुशासनहीनता और खतरे की निशानी है। चलिए अब हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेती यानी फाइल की। रेती फिटर का सबसे प्रमुख औजार है। इसका काम धातु को रगड़कर बारीक कणों के रूप में काटना है। रेती के कई हिस्से होते हैं जैसे फेस, हील, एज और टैंग। यहाँ एक बड़ा तकनीकी नियम है कि कभी भी रेती की टैंक पर सीधा हाथ न रखें, हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक का मजबूत हत्था लगा होना चाहिए। रेती कई प्रकार की होती है, जैसे बास्टर्ड फाइल, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें ज़्यादा धातु जल्दी हटानी हो। वहीं स्मूथ फाइल का उपयोग फिनिशर के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक रफ लोहे के टुकड़े को चिकना बनाना चाहते हैं तो शुरुआत बास्टर्ड फाइल से करेंगे और अंत स्मूथ फाइल से। रेती चलाते समय शरीर का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आपका बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे होना चाहिए और रेती को बिल्कुल क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल चलाना चाहिए। अब बात करते हैं उस औजार की जिसे हम सब ने देखा है, हथौड़ा या हैमर। फिटर के लिए हैमर सिर्फ ठोकने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक सटीक औजार है। फिटर वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा बॉल पेन हैमर का उपयोग होता है। इसका एक हिस्सा चपटा होता है जिसे फेस कहते हैं और दूसरा हिस्सा गेंद जैसा गोल होता है जिसे पेन कहते हैं। यहाँ नियम यह है कि हथौड़े के हैंडल को हमेशा उसके आखिरी छोर से पकड़ना चाहिए ताकि सही लीवरेज या ताकत मिल सके। उदाहरण के तौर पर, यदि आप रिवेटिंग कर रहे हैं तो आप बॉल पेन वाले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे ताकि रिवेट का सिर गोल बन सके। हथौड़े का वजन आपके काम के हिसाब से होना चाहिए। हल्के काम के लिए 250 ग्राम और भारी काम के लिए 500 ग्राम या उससे ज़्यादा का हैमर। कभी भी ऐसे हथौड़े का इस्तेमाल न करें जिसका हत्था ढीला हो या जिसमें दरार हो, क्योंकि यह निकलकर किसी का सिर फोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छेनी यानी चिजल की। छेनी का उपयोग धातु को काटने या चिपिंग करने के लिए किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। छेनी का सबसे बड़ा नियम इसके कटिंग एंगल और इसके सिर की स्थिति है। यदि छेनी का सिर ऊपर से फैल गया है, जिसे हम मशरूम हेड कहते हैं, तो उसका उपयोग कभी न करें। हथौड़े की चोट पड़ते ही उस फैले हुए हिस्से के टुकड़े उड़कर आपकी आंखों में लग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको लोहे की शीट से कोई फालतू हिस्सा काटना है तो आप फ्लैट चिजल का उपयोग करेंगे। वहीं अगर आपको किसी शाफ्ट में चाबी घाट यानी कीवे काटना है तो आप क्रॉस कट चिजल का इस्तेमाल करेंगे। चिपिंग करते समय हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनना एक अनिवार्य नियम है। अब चर्चा करते हैं वाइस की, जिसे हम फिटर का तीसरा हाथ कहते हैं। बेंच वाइस वह औजार है जो जॉब को मजबूती से पकड़ता है ताकि आप उस पर फाइलिंग या हैक्सॉइंग कर सकें। वाइस का नियम यह है कि इसे अपनी कोहनी की ऊंचाई पर सेट करना चाहिए। यदि वाइस बहुत ऊंची या बहुत नीची होगी तो आप सही से ताकत नहीं लगा पाएंगे और जल्दी थक जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी नाजुक जॉब को पकड़ रहे हैं तो वाइस के जबड़ों पर सॉफ्ट जॉब यानी एल्यूमिनियम की पत्तियां लगा दें ताकि जॉब पर निशान न पड़ें। वाइस के हैंडल को कभी भी हथौड़े से ठोककर टाइट नहीं करना चाहिए, इससे उसकी चूड़ियां खराब हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं हैक्सॉ की, जो धातु काटने वाली आरी है। हैक्सॉ में सबसे जरूरी चीज़ है उसका ब्लेड और उसके दांतों की दिशा। नियम यह है कि हैक्सॉ के दांत हमेशा आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक में होने चाहिए, क्योंकि हैक्सॉ तभी काटता है जब हम उसे आगे की ओर धक्का देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक मोटा पाइप काट रहे हैं तो आपको मोटे दांतों वाला ब्लेड चाहिए, लेकिन यदि आप पतली शीट या ट्यूब काट रहे हैं तो आपको बहुत बारीक दांतों वाला ब्लेड इस्तेमाल करना होगा। अगर आप पतली शीट पर मोटे दांत वाला ब्लेड चलाएंगे तो दांत टूट जाएंगे। काटते समय थोड़ा सा कूलेंट या तेल डालने से ब्लेड की उम्र बढ़ जाती है और वह गर्म होकर टूटता नहीं है। अब हम बात करते हैं पुलर्स और स्पैनर्स की। स्पैनर यानी पाना, जिसका उपयोग नट और बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किया जाता है। यहाँ नियम यह है कि हमेशा नट के साइज का ही स्पैनर इस्तेमाल करें। यदि स्पैनर ढीला होगा तो वह नट के कोनों को गोल कर देगा, जिसे स्लिप होना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, 10 नंबर के नट के लिए 10 नंबर का ही स्पैनर लें। कभी भी स्पैनर के ऊपर पाइप लगाकर उसे लंबा करने की कोशिश न करें, इससे स्पैनर टूट सकता है या नट टूट सकता है।
यदि कोई नट जाम है तो उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेनिट्रेटिंग ऑयल डालें और कुछ देर इंतजार करें। मेरे शिष्यों, एक फिटर के लिए ये हस्त औजार उसकी आत्मा के समान हैं। एक कहानी याद रखिए, एक बार एक नए छात्र ने बिना हत्थे वाली रेती से काम करने की कोशिश की। जैसे ही उसने जोर लगाया, रेती की नुकीली टैंक फिसलकर उसकी हथेली में घुस गई। वह हफ्तों तक काम नहीं कर पाया। इस कहानी का सबक यह है कि औजारों के नियम आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं। जब आप सही तरीके से औजार पकड़ते हैं तो आपकी थकान कम होती है और काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। मेरे प्यारे शिष्यों, हस्त औजारों की ये दुनिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है। अभी हमने रेती, हथौड़े और छेनी की बात की, लेकिन एक फिटर का काम तब तक अधूरा है जब तक वह मार्किंग टूल्स और कुछ अन्य सहायक औजारों में महारत हासिल न कर ले। चलिए, मैं आपको कुछ और ऐसी बातें बताता हूं जो आपकी इस हस्त औजारों की जानकारी को पूर्ण बनाएंगी और आपको वर्कशॉप का एक मंझा हुआ खिलाड़ी बना देंगी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आता है जिसे हम परिशुद्धता का नियम कहते हैं। जब आप किसी लोहे के टुकड़े पर काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस पर निशान लगाने होते हैं। इसके लिए हम स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। स्क्राइबर को आप फिटर की पेंसिल समझ सकते हैं, लेकिन इसका नियम यह है कि इसकी नोक हमेशा बहुत तेज होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक मोटी पेंसिल से लाइन खींचते हैं तो वह लाइन खुद 1 मिलीमीटर चौड़ी हो सकती है, जिससे आपका सारा माप बिगड़ जाएगा। लेकिन स्क्राइबर की बारीक नोक आपको बिल्कुल सटीक जगह बताती है जहां से आपको काटना या घिसना है। स्क्राइबर का उपयोग करते समय उसे हमेशा खींचने की दिशा में थोड़ा झुका कर रखें, जैसे आप पेन से लिखते हैं। अगला बेहद जरूरी औजार है पंच। जब आप स्क्राइबर से लाइन खींच लेते हैं तो वह लाइन काम के दौरान मिट सकती है। यहाँ नियम यह है कि उन लाइनों को पक्का करने के लिए हम पंच का इस्तेमाल करते हैं। फिटर वर्कशॉप में प्रिक पंच और सेंटर पंच का सबसे ज़्यादा महत्व है। प्रिक पंच का कोण 30 या 60 डिग्री होता है, जो बारीक निशानों के लिए होता है। वहीं सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है, जिसका मुख्य काम ड्रिलिंग के लिए गड्ढा बनाना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सीधे चिकने लोहे पर ड्रिल चलाने की कोशिश करेंगे तो ड्रिल बिट इधर उधर फिसल जाएगी। लेकिन अगर आपने सेंटर पंच से एक गहरा निशान बना दिया है तो ड्रिल की नोक वहीं टिकेगी और छेद बिल्कुल सही जगह पर होगा। यहाँ नियम यह है कि पंच पर हथौड़े की चोट हमेशा सटीक और सीधी होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिवाइडर की। ये देखने में स्कूल के प्रकार जैसा लगता है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। इसका नियम यह है कि इसकी दोनों टांगें बिल्कुल बराबर लंबाई की और नुकीली होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको किसी चादर पर गोला बनाना है या किसी लाइन को बराबर हिस्सों में बांटना है तो डिवाइडर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। डिवाइडर का उपयोग करते समय कभी भी उसे बहुत जोर से न दबाएं, वरना उसकी नोक फिसल सकती है और आपकी मार्किंग खराब हो सकती है। मार्किंग टूल्स का एक सबसे बड़ा नियम यह है कि इन्हें कभी भी रेती या हथौड़े के साथ मिलाकर न रखें, क्योंकि इनकी बारीक नोकें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। हस्त औजारों की श्रेणी में एक और जादुई औजार है जिसे हम स्क्रैपर कहते हैं। जब रेती यानी फाइलिंग से भी काम पूरा नहीं होता और हमें सतह को बिल्कुल शीशे की तरह समतल बनाना होता है, तब स्क्रैपर काम आता है। इसका नियम यह है कि इसे बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक में चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, मशीनों के गाइड्स या बेयरिंग की सतह को एकदम सटीक बनाने के लिए स्क्रैपर से धातु की बहुत पतली परत माइक्रोन में छीलकर निकाली जाती है। यह एक धैर्य का काम है और एक कुशल फिटर वही है जो घंटों तक ध्यान लगाकर सही सतह तैयार कर सके। अब चलिए हम बात करते हैं प्लायर्स या पिलास की, जिसे हम अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्लायर का असली काम तारों को काटना, मोड़ना या छोटी चीज़ों को पकड़ना है। यहाँ सबसे कड़ा नियम यह है कि प्लायर का इस्तेमाल कभी भी नट बोल्ट खोलने के लिए न करें। उदाहरण के तौर पर, अक्सर छात्र आलस में आकर स्पैनर की जगह प्लायर से नट घुमाने लगते हैं। इससे नट के कोने तो खराब होते ही हैं, साथ ही प्लायर के दांत भी घिस जाते हैं। हमेशा याद रखें कि कॉम्बिनेशन प्लायर का इंसुलेशन यानी प्लास्टिक का कवर हमेशा सही होना चाहिए, खासकर जब आप बिजली के पास काम कर रहे हों। हस्त औजारों में एक और महत्वपूर्ण सदस्य है पेचकस या स्क्रू ड्राइवर। इसका नियम यह है कि पेचकस का ब्लेड हमेशा स्क्रू के स्लॉट के साइज का ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि स्क्रू का खांचा बड़ा है और आप छोटा पेचकस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह फिसल जाएगा और स्क्रू का सिर खराब कर देगा। साथ ही कभी भी पेचकस के पीछे हथौड़े से चोट न मारें, क्योंकि यह छेनी नहीं है। पेचकस का हत्था हमेशा तेल और ग्रीस से मुक्त होना चाहिए ताकि आपकी पकड़ मजबूत रहे। एक और बहुत ही रोचक औजार है मैलेट। ये लकड़ी, रबर या नायलॉन का बना हथौड़ा होता है। इसका नियम यह है कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें ऐसी सतह पर चोट मारनी हो जिसे हम खराब नहीं करना चाहते। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एल्यूमिनियम की एक पतली चादर को सीधा कर रहे हैं और आपने लोहे के हथौड़े का इस्तेमाल किया तो चादर पर गहरे गड्ढे पड़ जाएंगे। वहाँ लकड़ी का मैलेट जादू की तरह काम करता है, वह चादर को सीधा भी कर देता है और उस पर कोई निशान भी नहीं छोड़ता। अंत में
मैं आपको सरफेस प्लेट और वी ब्लॉक के उपयोग के बारे में बताना चाहूँगा जो मापन के समय सहायक औजारों का काम करते हैं। नियम यह है कि सरफेस प्लेट को हमेशा ढक कर रखें और उस पर कभी भी कोई भारी चीज़ झटके से न रखें। वी ब्लॉक का उपयोग गोल रॉड्स को पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि मापन करते समय वे लुढ़के नहीं। मेरे प्यारे शिष्यों, हस्त औजारों की इस गहरी समझ को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने ऊपर से इन औजारों को देखा, लेकिन एक मास्टर फिटर बनने के लिए आपको इनके मटेरियल और इनकी बनावट के पीछे के विज्ञान को भी समझना होगा। चलिए, मैं आपको एक ऐसी गहराई में ले चलता हूं जहां से आप किसी भी औजार को देखते ही उसकी पूरी कुंडली बता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस धातु की जिससे ये औजार बनते हैं। आपने गौर किया होगा कि रेती या छेनी बहुत सख्त होती हैं, जबकि स्पैनर थोड़े लचीले होते हैं। यहाँ नियम यह है कि काटने वाले औजार जैसे फाइल और छेनी हमेशा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और उन्हें हार्ड और टेम्पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप रेती को जमीन पर जोर से पटक दें तो वह शीशे की तरह टूट सकती है क्योंकि वह बहुत ब्रिटल या भंगुर होती है। इसलिए नियम नंबर 1, कभी भी अपने कटिंग टूल्स को गिरने न दें और न ही उन पर हथौड़े से प्रहार करें। वहीं आपके स्पैनर और प्लायर वेनेडियम स्टील या क्रोमियम स्टील के बने होते हैं ताकि वे झटके सह सकें और नट खोलते समय टूटे नहीं। अब चलिए रेती फाइल के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। रेती की लंबाई हमेशा उसके टिप से लेकर हील तक मापी जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। जब आप नरम धातु जैसे एल्यूमिनियम या तांबे पर रेती चलाते हैं तो लोहे के बारीक कण रेती के दांतों के बीच फंस जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप फंसी हुई रेती से काम जारी रखते हैं तो वह जॉब पर गहरी खरोंचें डाल देगी और आपकी फिनिशर खराब हो जाएगी। इसे साफ करने का नियम यह है कि फाइल कार्ड या तांबे की एक पतली पट्टी से दांतों की दिशा में सफाई करें। कभी भी अपनी उंगलियों से बुरादा न झाड़ें क्योंकि वे बारीक कण आपकी त्वचा के अंदर घुस सकते हैं। हथौड़े हैमर के बारे में एक और गहरी बात जो आपको जाननी चाहिए वह है उसका आई होल। आपने देखा होगा कि हथौड़े के बीच का छेद जहां डंडा फंसता है वह थोड़ा अंडाकार होता है। इसका नियम यह है कि यह बीच में से थोड़ा तंग और किनारों से फैला हुआ होता है ताकि जब इसमें पंचर यानी वेज लगाई जाए तो हैंडल मजबूती से जाम हो जाए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप सीधा छेद वाला हथौड़ा इस्तेमाल करेंगे तो काम करते समय उसका सिर घूम सकता है और आपकी चोट गलत पड़ सकती है। एक और नियम, हथौड़े के फेस पर कभी भी तेल या ग्रीस न लगा रहने दें, वरना वह चोट मारते समय फिसलकर आपकी उंगलियों को कुचल सकता है। छेनी चिजल की बात करें तो इसका फोर्जिंग एंगल और कटिंग एंगल दो अलग चीजें हैं। एक मास्टर फिटर जानता है कि अगर उसे पीतल काटना है तो उसे 50 डिग्री का कोण चाहिए और अगर स्टील काटना है तो 70 डिग्री का। नियम यह है कि कोण जितना कम होगा, छेनी उतनी ही आसानी से धातु में घुसेगी, लेकिन उसकी धार जल्दी टूटने का खतरा भी रहेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप बहुत पतली धार वाली छेनी से सख्त लोहा काटेंगे तो उसकी नोक तुरंत मुड़ जाएगी। इसलिए हमेशा धातु के हिसाब से अपनी छेनी की धार को ग्राइंडिंग व्हील पर सही कोण में तेज करें। वाइस के बारे में एक और गहरा राज है उसकी चूड़ियाँ या थ्रेड्स। बेंच वाइस के अंदर एक बॉक्स नट होता है जिसमें स्क्वायर थ्रेड्स कटे होते हैं। ये चूड़ियाँ बहुत भारी दबाव सहने के लिए बनी होती हैं। यहाँ नियम यह है कि वाइस के हैंडल को कभी भी पैर से दबाकर या हथौड़े से ठोककर टाइट न करें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप ऐसा करते हैं तो अंदर का बॉक्स नट टूट सकता है और पूरी वाइस बेकार हो जाएगी। हमेशा हाथ की ताकत से ही टाइट करें। और हाँ, काम खत्म होने के बाद वाइस के जबड़ों को थोड़ा खोलकर रखें, उन्हें बिल्कुल मिलाकर टाइट न छोड़ें क्योंकि इससे उनकी स्प्रिंग पर दबाव बना रहता है। हैक्सॉ के बारे में एक और बारीक नियम है, ब्लेड की सेटिंग। आपने देखा होगा कि हैक्सॉ के दांत थोड़े दाएं बाएं मुड़े होते हैं। इसे सेटिंग ऑफ टीथ कहते हैं। इसका नियम यह है कि यह टेढ़ापन इसलिए दिया जाता है ताकि ब्लेड धातु में खुद से थोड़ी चौड़ी जगह बना सके और काटते समय फंसे नहीं। उदाहरण के तौर पर, यदि दांत सीधे होंगे तो ब्लेड धातु में चिपक जाएगा और आप उसे हिला भी नहीं पाएंगे। हैक्सॉ चलाते समय हमेशा याद रखें कि प्रति मिनट 40 से 50 स्ट्रोक ही होने चाहिए। बहुत तेज चलाने से ब्लेड गर्म होकर अपनी टेम्परिंग खो देता है और नरम पड़ जाता है। अब बात करते हैं स्पैनर्स के ऑफसेट की। आपने देखा होगा कि खुले मुंह वाले पाने का सिर थोड़ा तिरछा होता है, आमतौर पर 15 डिग्री के कोण पर। यह कोई डिज़ाइन नहीं है बल्कि एक तकनीकी नियम है। उदाहरण के तौर पर, जहां जगह बहुत कम होती है और आप पाना पूरा नहीं घुमा सकते, वहां आप एक बार नट घुमाकर पाने को पलट देते हैं जिससे वह फिर से नट को पकड़ने की स्थिति में आ जाता है। ये छोटी सी तिरछी बनावट आपको तंग जगहों में काम करने की आज़ादी देती है। मेरे प्यारे छात्रों, हस्त औजारों का ये गहरा ज्ञान आपको केवल एक कारीगर ही नहीं बल्कि एक इंजीनियर की तरह सोचने पर मजबूर करेगा। जब आप किसी औजार को हाथ में लें तो केवल उसका काम न देखें बल्कि उसकी धातु, उसकी बनावट और उसके पीछे के विज्ञान को महसूस करें।
एक सच्चा उस्ताद वह है जिसे अपने औजारों से बात करनी आती हो। यदि आपकी रेती से अजीब आवाज़ आ रही है या आपका हथौड़ा हाथ में सही नहीं बैठ रहा, तो समझ जाइए कि कहीं कुछ गलत है। इन सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए जब आप वर्कशॉप में उतरेंगे तो आपकी चाल और आपके काम करने के अंदाज में एक अलग ही ठहराव होगा। औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर कभी कभी हल्का मोबिल ऑयल या मिट्टी का तेल लगाएं। माकन टूल्स को हमेशा मखमल के कपड़े या लकड़ी के बॉक्स में रखें। ये छोटे छोटे संस्कार ही आपकी व्यावसायिक पहचान बनेंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं संपूर्ण करते हैं। उम्मीद है कि ये गहराइयाँ आपको एक बेहतर फिटर बनाने में मददगार साबित होंगी। सुरक्षित रहिए और अपने हुनर को मांझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।